Hello, students. Welcome to online classes. Students, today you are watching Power and Mineral Resources, part number 6. तो आज आप पावर और मिनरल रिसोर्सेज चैप्टर का पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं. एंड द लेसन एंड द बुक इज ज्योग्राफी. And in our previous video, we ended our topic here. Conventional and non-conventional resources. So let's we begin from here. Conventional resources. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? कन्वेंशनल रिसोर्सेज. इसका मतलब परंपरागत, ठीक है, स्रोत. अच्छा, तो जो संसाधन आप, ठीक है, आप यानी कि समाज के अंदर बहुत लंबे समय से इस्तेमाल होते आ रहे हैं एज अ एनर्जी सोर्स, ठीक है, यानी कि बहुत पुराने समय से अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए यहीं से इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको कन्वेंशनल सोर्सेज कहते हैं. Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. देखिए डेफिनेशन आ गई, अंडरलाइन कर लेंगे इसको, ठीक है. अच्छा, देखिए इसी तरीके से डेफिनेशंस आती हैं और इन्हीं में से फिर इंटरनल क्वेश्चंस भी निकल के आते हैं. तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो हैं एनर्जी के, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनको बहुत लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज. ये एग्जांपल आगे देखो, फायरवुड और फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है. अच्छा, तो अब देखिए पहली बात कर रहे हैं यहाँ पर फायरवुड की. फर्स्ट फायरवुड. अब देखिए फायरवुड क्या होता है. इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, यानी कि जो लकड़ी जो जलाते हैं, ठीक है. अच्छा, तो लकड़ी को आपने देखा होगा बहुत लंबे समय से, पुराने समय से इस्तेमाल होती आ रही है लकड़ी, ठीक है. गांव में, शहरों में तो अब आजकल गैसेस यूज़ होने लगी है, ठीक है, एलपीजी गैस सिलेंडर. बट गांव में आज भी, ठीक है, जहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है लकड़ियाँ, ख़ास तौर पे आपके जम्मू एंड कश्मीर में और उत्तराखंड के में और आपका हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर और नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जंगल का एरिया ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर तो ख़ास तौर पर और एलपीजी कनेक्शंस के पहुँचने में प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्योंकि टिपिकल इलाके हैं, बहुत ज़्यादा हाइट पर हैं, तो सिलेंडर को उठा करके लाना पड़ता है, तो लकड़ी उनको जलाना ज़्यादा आसान रहता है. चलिए खैर, मगर क्या है कि अगर आसानी से अवेलेबल है और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कम लेवल पर यूज़ हो रही है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब यूज़ कर सकते हैं. मगर जब इसी चीज़ का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पर होने लग जाए, ठीक है, स्पेशली इन इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, और काट करके स्पेशल मंगाई जाए लकड़ी, ठीक है, तो फिर ये मामला गड़बड़ है ना. क्योंकि घर में आप थोड़ा बहुत जलाते हैं, कुछ घंटों के लिए जलता है, इंडस्ट्री में लार्ज स्केल पर जलती है, तो इंडस्ट्री के लिए तो ये सही नहीं है. बाकी थोड़े बहुत लेवल पर घर में, ठीक है, कर सकते हैं. चलिए, क्योंकि वो सूखी लकड़ी लाते हैं, मैंने देखा है खुद भी अपना कुछ जगहों पर, तो जो आसपास के जंगलों से सूखी लकड़ी कलेक्ट करके लाते हैं. अभी आप उसके आगे पिक्चर भी देखेंगे. देखिए, इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम फायरवुड. लगभग हमारे देश में जो 50%, बहुत बड़ा रेशियो है, ठीक है, 50% एनर्जी का जो सोर्स है वो गांव में लोगों के पास फायरवुड ही है, यानी लकड़ी ही जलाते हैं, ठीक है. आप देखिए आगे, remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossils
फ्यूल्स, देखो फॉसिल फ्यूल्स की भी डेफिनेशन आ गई यहाँ पर कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ठीक है, ये देखिए रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, विच आर बuried अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर, यानी कि जो फॉसिल्स दफन हो गए थे लाखों साल पहले धरती के नीचे, ठीक है, वो कन्वर्ट हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं धरती के नीचे तापमान, ठीक है, उच्च तापमान और उच्च दाब की वजह से, किसमें, फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। अब इसके एग्जांपल भी दे रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स के। फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल क्या दे रहे हैं, कह रहा है कि फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए। द रिजर्व्स ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, बट इनका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि ये जो है बहुत लिमिटेड मात्रा में है, ठीक है। अच्छा, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, एक बार को आप पेड़ को काट लेंगे, ठीक है, हालांकि उसमें भी ये है कि आप एक बार काटेंगे तो कई साल बाद जाकर के आपको एक नया पेड़ मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो सूखी लकड़ी आप जरूर ले सकते हैं, सूखी लकड़ियां जो पेड़ से गिर जाती हैं, ठीक है, अच्छा, वो यूज में ले सकते हैं, सूखी झाड़ियां, और बाकी नए हरे पेड़ों को नहीं काटना होता। बाकी हाँ, यहां पर क्या कह रहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स है ये तो जो एक बार बन गए, अब ये हमारे हाथ में नहीं है इनको बनाना, ये लाखों सालों में दफन होकर के जो एनिमल्स के फॉसिल्स हैं, ठीक है, और जीवाश्म, फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म होता है, एनिमल फॉसिल्स हैं या प्लांट फॉसिल्स रहे होंगे, ऑर्गेनिज्म फॉसिल्स आप कह सकते हैं, वो जाकर के बनते हैं। तो इनको बनने में तो बहुत सारे साल लग जाएंगे, तो ये तो हमारा क्या, आपकी कई पीढ़ियों का जीवन भी खत्म हो जाएगा तो भी दोबारा नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो अभी धरती पर मौजूद है वही हम यूज कर पाएंगे, अभी हमारे जीते जी तो हम दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग देम इज फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। इनके जो कंज्यूमिंग रेट है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बढ़ती आबादी है देश दुनिया की, और इंडिया की तो है ही खैर, और तो ये बहुत बड़े लेवल पर है, ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, उनके बनने के रेट से ज़्यादा, ठीक है, उनका कंजप्शन रेट हो गया, ठीक है ना। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, इसलिए ये बहुत जल्दी अब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या दिखा रहा है, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा बहुत बारीक लिखा हुआ है, बाकी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। देखिए यहां पर ना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दे रहे हैं। ऑयल के एडवांटेजेस, अब देखिए बहुत बारीक है, जो मुझे दिख पाएगा मैं वो आपके लिए पढ़ दूंगा, अगर कुछ लाइन छूट जाए तो आप बुक में से देख सकते हैं बाद में, या मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो उसमें से देख लीजिएगा। देखिए ऑयल का क्या बोल रहा है, एडवांटेजेस क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अच्छा, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है, बात सही कह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ऑयल के टैंकर्स आते हैं, ठीक है, तो ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह टैंक्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, आप लोग रेलवे लाइंस में भी देखते होंगे, तो टैंक कर जो मालगाड़ी होती है, ठीक है, वो लेके जाती है ऑयल्स को, और उसके बाद बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एडवांटेजेस मैं आपको और बता देता हूं कि इसके अलावा ये जो है बेसिस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, अच्छा, यानी कि ये पेट्रोलियम जो होते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं, इसके अलावा जैसे डीजल है, ठीक है, पेट्रोल है, और आप वैक्स यूज करते हो, मोमबत्ती बनती है, और इसके अलावा प्लास्टिक बनता है, ये भी सब फिर ऑयल से निकलता है, जो क्रूड ऑयल निकलता है ना, ठीक है, अच्छा, उसी से फिर ये सब बनता है, इनको रिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि पानीपत के अंदर आपकी सिटी में रिफाइनरी है, इसके अलावा मथुरा में भी रिफाइनरी आपके नजदीक में, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्रूड ऑयल लाया जाता है,
जो कच्चा तेल होता है, ठीक है, उसको ऑयल कहते हैं, सिर्फ क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल, ठीक है। अच्छा, तो उसको लाने के बाद फिर रिफाइन किया जाता है। तब रिफाइन करते हैं तो जैसे बहुत अच्छे ढंग से, तो जो बहुत प्योर क्वालिटी का निकल के आता है तो वो तो बन जाता है पेट्रोल। उससे लो क्वालिटी का जो होता है वो होता है डीजल। उससे भी लो क्वालिटी का जो होता है वो होता है केरोसिन ऑयल, जिसे आप मिट्टी का तेल बोल देते हैं। अच्छा, और बट इनके आपने देखा होगा, इनके सबके एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हैं इनमें भी। तो जो प्योर क्वालिटी रिफाइन है, ठीक है, वो उसकी बर्निंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है पेट्रोल की। पेट्रोल बहुत जल्दी जल जाता है और डीजल थोड़ा देर में जलता है, कम जलता है, ठीक है। और केरोसिन ऑयल और थोड़ा कम जलता है। अब केरोसिन ऑयल ज़्यादा धुआं छोड़ता है बट सस्ता होता है। डीजल थोड़ा सा हल्का पेट्रोल उसके केरोसिन ऑयल के मुकाबले में थोड़ा महंगा होता है, और पेट्रोल उससे भी ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंसेस है देखो। डीजल जो है पेट्रोल की थोड़े कम धुआं छोड़ती है, गाड़ियां छोड़ती हैं, नुकसानदायक होता है बट थोड़ा कम। डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल ज़्यादा छोड़ता है, और मिट्टी का तेल उससे भी ज़्यादा धुआं छोड़ता है, ठीक है, पॉल्यूट करेगा नेचर को। तो ये हो गए आपका डिसएडवांटेजेस, भी मैंने अपने आप ही बता दिया आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेचुरल गैस भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो नेचुरल गैस के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, इजियर टू ट्रांसपोर्ट करना इजी है। अच्छा, क्लीनर होता है, यानी कि ये अगर हम ऑयल के मुकाबले में या कोल के मुकाबले में कंपैरिजन करें नेचुरल गैस का, ठीक है, तो ये उसके मुकाबले में क्लीन होता है, साफ होता है। उसके अलावा चीपर देन, ठीक है, ऑयल, और ऑयल के मुकाबले में सस्ता भी होता है, चीप होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फायरवुड और कोल। अब मैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अपने आप ही आपको बता देता हूं, इसमें पढ़ने की भी नीड नहीं है वैसे। देखिए, फायरवुड क्या है कि इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा मतलब क्या है कि मतलब जो लोग गांव में रहते हैं तो पेड़ पौधे हर जगह हैं, तो इजीली अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, और लोगों के लिए सस्ता भी है, क्योंकि ये तो एक आप मान लीजिए फ्री के बराबर ही मिल जाता है, तो सस्ता है और इजीली अवेलेबल है। मगर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है कि इसमें आप जब इसको आप जलाएंगे तो जलाने की वजह से, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं एग्जॉस्ट होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस मैं बता देता हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस किन्हें कहते हैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस तरीके के जब आप जलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स को या लकड़ी को, कोयले को, ठीक है, तो इनके जलाने से गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ठीक है। अच्छा, और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, ओ मीथेन, सॉरी, हाँ, कुछ परसेंटेज, हाँ जी, कोई बड़ी बात नहीं है, निकलती हैं कुछ परसेंटेज में। अच्छा, तो ये जो होती हैं ये जब जलाने से, जब जलाएंगे इनको तो जलाने की वजह से क्या होता है कि ये एयर में चले जाएंगे, और एयर में जाने के बाद जो हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ के चारों तरफ एक लेयर बना लेंगे, ठीक है। इस लेयर से होगा क्या, इस लेयर से ये होगा कि जो सन है, सन, ठीक है, ये सन है, सन की जो रेज है वो अंदर तो आ जाएंगी मगर अर्थ से टकराने के बाद वापस नहीं जा पाएंगी, ये उन रेज को ट्रैप कर लेगा, जिसकी वजह से रेज अगेन दोबारा से वापस धरती पर आएगी। तो इसकी वजह से बार बार, ठीक है, हीट मिलेगी अर्थ को, जिससे अर्थ पर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, यानी अर्थ का टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है ना। तो यही सब कुछ है फायरवुड के और कोल के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है, बहुत समय से यूज कर रहे हैं तो लोग ज्यादा परिचित हैं उनके बारे में, लोग ज्यादा जानते हैं कि उनको यूज करने का तरीका आता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपके सामने मान लीजिए टाइडल एनर्जी की बात करने लग जाऊं या जियोथर्मल एनर्जी की बात करने लग जाऊं, या अब तो सोलर तो चलो अब आजकल काफी फेमस हो रहा है, बट आज से 5-10 साल पहले जब सोलर पावर की बात करते थे तो ज्यादा लोगों को उसके बारे में नहीं पता था, ठीक है। सिर्फ वो मैं खुद अगर अपना बताऊं तो मैं खुद कह रहा हूं कि हमें ये पता हुआ करता था, हमें कैलकुलेटर पे आया करता था एक चिप लगी हुई, उसे धूप में रख दो और कैलकुलेटर चल जाता था,
ठीक है, ये मैं आपको 10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूं। तो इजीली अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, अब आजकल वो कॉमन हो गया। तो ऐसे ही कोल और फायरवुड वगैरह इजीली अवेलेबल है, लोग सब जानते हैं। ठीक है, बच्चे बच्चे को भी पता है भाई कैसे जलाना है, क्या करना है इसके बारे में। इससे अंगीठी बनाते हैं, इससे चूल्हा जलाते हैं, राइट है ना। तो ये बट इनके ड्रॉबैक्स यही है कि ये जो है पॉल्यूशन करेंगे और ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो है आपका हाइड्रल पावर दिया हुआ है। अब हाइड्रल पावर क्या होता है? हाइड्रल पावर का मतलब होता है जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत यानी कि जो डैम बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पानी नदी आ रही है पीछे से बह करके, ठीक है, नदी ये बह के आई सपोज करो, तो नदी का रास्ता रोक दिया जाता है। अब नदी का पानी यहां पर कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा, यहां पे रिजर्वियर बन जाएगा, एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेगा नदी का पानी, और पानी को रोक के रखेंगे। फिर उसके बाद पानी को यहां से कुछ हल्का सा होल करके, ठीक है, डैम के अंदर ही वॉल पर, ठीक है, टनल्स बना करके उसको पानी को, क्योंकि पानी बहुत प्रेशर लगाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रिजर्व्ड वाटर हो जाएगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा वो अपने आप को रिलीज करने की कोशिश करेगी। तो जब यहां से खोलेंगे इसके टनल्स को तो पानी बहुत स्पीड में बाहर निकलेगा। तो उनके आगे, उनके टनल्स के यानी ट्यूब्स के आगे टरबाइंस रख दी जाती हैं। टरबाइंस होती हैं इस तरीके की जिनमें पंखड़ियां लगी होती हैं। तो होगा क्या कि पानी की स्पीड से टरबाइन घूमेगी। जब टरबाइन घूमेगी तो टरबाइन के घूमने से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, सेम फिनोमिना यही आपका जनरेटर भी करता है। जो आपके आसपास में आपने देखा होगा जो डीजल से चलता है, वो जनरेटर भी यही काम करता है। बट फर्क सिर्फ ये इतना होता है कि वो जनरेटर को घुमाने के लिए एक अलग से डीजल इंजन लगा होता है। तो आप डीजल डालते हैं तब जाकर के इंजन उस टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन जब घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब यहां पर उस टरबाइन को कौन घुमा रहा है? पानी घुमा रहा है। ठीक है, ऐसे ही इस टरबाइन को, ठीक है, अगर हवा में लगा दिया जाए तो वहां पे हवा घुमाएगी, वो विंडमिल बन जाएगी। ठीक है, अच्छा ऐसी यही टरबाइन समुद्र में लगा दी जाती है तो वहां पे टाइड्स घुमाती हैं। आगे बात समझ में? ठीक है, अच्छा तो ये होता है, इसको बोलते हैं डैम। ठीक है, तो इनका एडवांटेजेस ये है कि भाई बार बार बहुत लंबे समय तक यूज हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा और जो है रिन्यूएबल भी है, क्योंकि बरसात आएगी फिर दोबारा पानी जमा हो जाएगा डैम के अंदर। ठीक है, तो आप फिर उस पानी का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है उनको इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जहां पानी की प्रॉब्लम्स हैं वहां पानी को पहुंचा सकते हैं पीने के लिए, क्योंकि रिजर्व रहता है पानी। ठीक है, अच्छा मगर कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। अब ड्रॉबैक्स क्या है कि जब डैम बनता है तो डैम बनने के बाद मैंने आपको बताया कि जब पानी रुकेगा डैम नदी का, तो नदी के पानी को रोकने के लिए आपको उसके आगे बहुत ऊंची ऊंची, बहुत बहुत बड़ी वाइड वॉल्स बनानी पड़ेंगी, बहुत चौड़ी दीवारें बनानी पड़ती हैं, तो वो पानी को रोक पाते हैं, क्योंकि ऐसे तो पानी को रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या, जब पानी रुक जाएगा तो वो पानी जब पीछे जाएगा, ठीक है, तो वो बहुत लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया जो है वो कवर करेगा। और उससे होगा ये कि उस एरिया में आसपास में जो भी लोग रहते थे उनका घर उजड़ जाएगा। ठीक है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो आप मान लीजिए चाहे वो लोग हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपको खुद इसका एग्जांपल दे देता हूं। मैंने क्योंकि खुद देखा है, अपनी आंखों से देखा है ऐसा होते हुए कि 2006 में उत्तराखंड के अंदर टिहरी डैम बन के तैयार हुआ था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा था। प्रोजेक्ट को पास हुआ, प्रोजेक्ट के बारे में आया जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, जब जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो बनने का उसका स्टार्टिंग करा गया। ठीक है, और तब जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बने तब जाकर के वो कंप्लीट हुआ। अब देखिए कब जवाहरलाल नेहरू जी थे और कब जाकर के वो कंप्लीट हुआ था। ठीक है, अच्छा तो अब आप समझ सकते हो कि इजी प्रोजेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को कवर करना पड़ता है। अब इसमें देरी क्यों हुई, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि जहां पर डैम बनना था तो नदी छोटे से एरिया में बहती है। अब जब डैम बनेगा तो वो पूरा का पूरा शहर, जो पूरा सिटी होता है, इतना बड़ा एरिया, ठीक है, वो एरिया डैम में डूब जाएगा।
ठीक है, तो वहां के लोगों को निकालना था, उनको रहने के लिए नई जगह देनी थी। तो क्या हुआ, जो टिहरी शहर था, ठीक है, वो जो पुरानी टिहरी शहर था वहां से लोगों को उठाया गया। उन सब लोगों को वहां से 40 किलोमीटर लगभग अप्रोक्सीमेट होगा, ऐसे 25, 30, 40 किलोमीटर के ऊपर होगा, उससे ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली पहाड़ी के चोटी पर एक नया शहर बसाया गया, बिल्कुल नया, पूरी नई गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बना करके कॉलोनीज बनाई, शॉप्स बना के दी, मार्केट बनाया, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनाए, पूरा एक नया शहर बसाया गया, उसको न्यू टिहरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सब करने में टाइम तो लगना था, ठीक है ना। अच्छा, और फिर लोग कानूनी अड़चने भी डालते हैं, क्योंकि जिनका नुकसान हो रहा है या फिर जिसको मन मुताबिक मुआवजा नहीं मिला, तो कोर्ट से वो लोग अपनी तरफ से कानूनी अड़चने भी डाल देते हैं। तो इस वजह से भी मामला पेंडिंग चलता रहा। तो तब जाकर के 2006 में ये बन के तैयार हुआ, ठीक है। तो जो है बहुत बड़े, इसको डैम को देखिएगा कभी, बहुत बड़े लेवल पर झील बनी हुई है। अब तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र हो, ठीक है, देखने में, और बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा। तो ये जो है ये एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। बट ड्रॉबैक्स यही है, ड्रॉबैक सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, ठीक है, कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको हटाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, ठीक, उसके बाद आगे देखिए, देखिए यहाँ पर ये देखिए एक फोटो दिखाई हुई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक वुमेन जो है कैरी कर रही है फायरवुड को। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया किसे बोलते हैं? जब आप वेस्ट बंगाल से आगे चलना शुरू करते हैं, 7 सिस्टर्स में असम, मेघालय, है ना, अच्छा, और क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, आपका नागालैंड, ठीक है ना, इनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं, इनको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। अब देखिए अगला जो दिखा रखा है वो है कोल। अगली बात हम कोल की करेंगे। अब कोल क्या है, आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल। इट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कोल जो है बहुत बड़ी मात्रा में इस्तेमाल होता है, अबंडेंटली, ठीक है। अच्छा, यानी कि प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसके अलावा इसको डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको घरेलू में घरों के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ जगहों पर चिमनियाँ जलाते हैं, ठीक है। अच्छा, और उनमें जला करके फिर पहले तो होता था, अब तो नहीं देखने को मिलता। पहले क्या हम देखा करते थे, जो ढाबे वगैरह होते थे रोड साइड्स में, वहाँ पर जो क्या बोलते हैं आपका जो खाना बनाते थे उसमें इसका यूज़ करा करते थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, और जो है इस पे चाय वगैरह पकाया करते थे। अब तो मिलता ही नहीं है, खैर आसानी से नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यूज़ नहीं होता। तो क्या बोल रहा है कि इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन्स, आयरन इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पकाना पड़ता है। जो ओर मिलता है मेटल का, उसको जब गलाएंगे तो गलाने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसको बाद में मन चाही शेप देते हैं। आप अपनी छतों पर आपने देखा होगा, छत पर एक गाटर लगे होते हैं, रेल की पटरी होती है, अलग अलग तरीके की शेप्स होती हैं। तो ये शेप्स ऐसी नहीं बन के आती, इनको शेप दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मेल्ट करते हैं पहले, और मेल्ट करने के बाद फिर शेप देते हैं। तो मेल्ट करने के लिए चाहिए क्या? हीट। अब हीट कहाँ से मिलेगी? ये जलाने से। तो उसके अलावा स्टीम इंजन्स, ठीक है, स्टीम इंजन्स भी वैसे अब बंद हो गए हैं, ठीक है, बट टॉय ट्रेन्स में कई जगहों पर चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले तक तो दार्जिलिंग में भी चल रहा था, ठीक है। अच्छा, अब दार्जिलिंग में भी टॉय ट्रेन में बंद कर दिया गया, वहाँ पे भी लोकोमोटिव चलता है, डीजल लोकोमोटिव, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में अभी भी हो रहा है। आपके नज़दीकी शहर थर्मल जहाँ पर है, देखिए हमें बोल भी रहा है कि कॉल्ड थर्मल पावर, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को जो कोयले से बनाई जाती है उसे थर्मल पावर कहते हैं। हमारे नज़दीक में थर्मल पावर स्टेशन है, पानीपत सिटी के अंदर ही। तो यहाँ पर आप एक्चुअली में कैसे बनाते हैं, यहाँ पर तो कोयले को जलाया जाता है। कोयले को जलाने से वहाँ पे जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं, और पानी की भाप बनाते हैं, ठीक है। जब कोयला गर्म हो जाता है, कोयले के जलने से पानी उबलेगा, और उबलने से पानी की भाप बनेगी, ठीक है, बॉयल होएगा वाटर, और जो उसकी जो स्टीम बन रही है, यानी जो भाप बन रही है, उस स्टीम को फिर टरबाइन्स पर फेंका जाता है। तो वो स्टीम अपने आप को निकलने की कोशिश करती है, जैसे एक बिल्कुल सेम कुकर की सीटी की तरह।
आपने कुकर में देखा होगा कितने प्रेशर से, कुकर की सीटी काफी भारी होती है, ठीक है। अच्छा, मगर स्टीम के अंदर इतनी पावर होती है कि उस कुकर को, सीटी को भी उठा देती है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम स्टीम बनाते हैं और स्टीम की जो पावर होती है उससे टरबाइन घुमाई जाती है। तो आपने, अब आपको एक लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, ये थोड़ी महंगी पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कोल मंगाना पड़ता है। अब कोल हरियाणा में तो होता नहीं है अपने स्टेट के अंदर, तो ये अदर स्टेट से मंगाया जाता है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मालगाड़ी से उठा करके उसको लेके आते हैं अदर स्टेट से, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कहाँ से निकल के आएगा? पब्लिक की पॉकेट से निकलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, और फिर उसको बनाना भी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए गलती से कोल किसी वजह से नहीं आ पा रहा है तो काम ठप हो जाएगा। अब जब काम ठप हो जाएगा तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको निकाल तो सकते नहीं है, एम्प्लॉयज को सैलरी भी देनी है, तो वो भी कहाँ से दी जाएगी? पब्लिक की पॉकेट से। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी ईजी नहीं है मिलना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप समझ गए ना कैसे बन रही है। अब आप समझ लो कि इसको वेस्ट नहीं करो, ठीक है, वेस्ट करोगे, ठीक है, तो इसका ये जो चार्जेस हैं वो सबके पॉकेट पे पड़ने वाले हैं, सबको ही वहन करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा वेस्ट होती है यानी कंजप्शन ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसके रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है, और जब रेट बढ़ेंगे तो वो सबको ही पे करना पड़ेगा। तो इसमें हम सबको मिल करके जब भी हो सके इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, उसके यूज़ को मिनिमाइज करना है, ठीक है, अननेसेसरी यूज़ नहीं करना है। The coal which are using today was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layers of earth। ये जो कोयला बना है ना, ये कोयला कैसे बना है कि एक मतलब फर्न्स होती हैं, मतलब पौधे की वैरायटी होती है फर्न्स, और स्वैम्प्स एक्चुअली में प्लांट्स की वैरायटी है ये। तो ये दफन हो गए कब? लाखों साल पहले, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ दफन हो गए? धरती के लेयर्स में दफन हो गए, ठीक है। अच्छा, तो जब समय के साथ साथ अगर कोई मान लीजिए आप कोई चीज है, आप कोई चीज धरती पर गिरा दो, ठीक है, आप उसे मत छुओ, ठीक है, आप वो पौधा है, कोई छोटा मोटा जानवर है, तो आप क्या देखते हो कि वो वहीं पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, उसके ऊपर मिट्टी की कुछ परत चढ़ जाती है ना। अच्छा, कुछ समय बाद उस पर और परत चढ़ जाएगी, फिर और परत चढ़ जाएगी, ऐसे ही करते 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 वो अर्थ की क्रस्ट में चला जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे ही करके फिर इनको खोद के निकालना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कोयले को, कोल इज देयरफॉर रेफर्ड टू एज बरिड सनशाइन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कोल को, ठीक है, क्या कहते हैं? बरिड सनशाइन कहते हैं, यानी कि दफन हुआ सूरज की चमक, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, क्योंकि जलाते हैं, जलाने से मिलती है एनर्जी, ठीक है, रोशनी होती है, और कहाँ दफन है? जमीन के नीचे, तो दफन हुआ सूरज की रोशनी। अच्छा, उसके बाद देखिए आप आगे, व्यू थर्मल पावर स्टेशन, एक थर्मल पावर स्टेशन दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और हमारे पानीपत के अंदर जब आप जाएंगे तो वो भी कुछ इसी तरीके का दिखता है। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कोल के, ठीक है। यहाँ पर कोयला जो उत्पाद किया जाता है चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर, ठीक है, रानीगंज, झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। इसके अलावा हमारे देश में भी रानीगंज में, झारिया, धनबाद और बोकारो इन झारखंड, यहां भी मिलता है कोयला। उसके बाद देखिए पेट्रोलियम पर चलते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम क्या है? द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्विकिंग, ठीक है। अच्छा, देखिए क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोल जो होता है वो आपकी गाड़ी में, आपकी गाड़ी को चलाने के काम आता है। इसके अलावा आपकी साइकिल में जब आप उसे डालते हैं तो जो साइकिल में चरचर की आवाज आती है, यानी चू 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 की आवाज आती है कुछ इस तरीके की, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब चेन सूख जाती है आपकी, जो साइकिल की, बाइसाइकिल की जो चेन होती है वो जब सूख जाती है तो आवाज करती है, ठीक है। तो उसमें भी तेल डालते हैं ना, ठीक है, वो कहां से निकलता है? पेट्रोलियम से निकलता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जो स्क्विकिंग वर्ड आया उसका मतलब क्या हुआ? चरचर की आवाज या चू चू की आवाज, ठीक है, ये मतलब हुआ। बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। ये जो होता है,
ठीक है, एक काले रंग का द्रव होता है, ठीक है, जिसको कि पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर्स। अच्छा, अब एक और बात देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कहाँ पाया जाता है? पाया जाता है मिट्टी की जो धरती जमीन के में जो चट्टानें हैं, ठीक है, जमीन के नीचे उनकी परतों में पाया जाता है, और उसके बाद इसको ड्रिल करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, और ड्रिल करने के बाद फिर इसको निकाला जाता है। तो ये कहाँ मिलती हैं? ऑफ शोर्स एंड कोस्टल एरियाज। ऑफ शोर्स किसे बोलते हैं? ऑफ शोर्स बोलते हैं अपतट, ठीक है। ऑफ शोर्स मीन्स अपतट। जो समुद्र होता है ना, समुद्र में जैसे समुद्र का ये तट है सपोज करिए, उसके बाद ये पानी है सारा इधर के इधर, तो ज्यादा गहराई में तो नहीं, मगर तट पे भी नहीं और समुद्र में ज्यादा गहराई में भी नहीं, मगर थोड़े एरिया के इधर कहीं टापू में, उसको बोलते हैं अपतट, ठीक है। अच्छा, और तो ऑफशोर मींस अपतट, और कोस्टल माने समुद्र के तट, ठीक है, वहां मिलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो दिस इज देन सेंट टू refineries which process the crude oil and produce a varieties of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants। उसके बाद इनको भेजा जाता है रिफाइनरीज में, मैंने आपको बताया जैसे पानीपत के अंदर भी रिफाइनरी है, फिर वहां पर इस चीज से प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं, जैसे कि डीजल बन जाता है, पेट्रोल बन जाता है, केरोसिन बन जाता है। ये सब बन जाने के बाद, ये तो ऑयल्स ही होते हैं, इसके बाद जो बच जाता है, जब और ज़्यादा इसको रिफाइन करते हैं तो बाद में इसमें जो बचता है उसको लुब्रिकेंट्स बन जाते हैं उससे, जिसको आप मोबिल ऑयल बोलते हो। और ज़्यादा लुब्रिकेंट कर देते हैं, ग्रीस मतलब और ज़्यादा इसको में ऑयल निकाल लेते हैं तो इसमें बन जाता है आपका ग्रीस। फिर उसके बाद और ज़्यादा करते हैं तो वैक्स, फिर जिसका पेट्रोलियम जेली, जिसको आप बोलते हो ना पेट्रोलियम जेली, जो होंठों पे भी लगाने के काम आता है, पेट्रोलियम जेली वो इसी का बना होता है, ठीक है। और फिर और ज्यादा इसको इसमें से इसकी मतलब और इसको ड्राई कर देते हैं तो इसमें प्लास्टिक बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं सब रिफाइनरी से ही बनती हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल है, काफ़ी महंगे होते हैं, और जो है इनकी जो वैल्यू जो है वो सोने के बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसलिए इनको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर, ठीक है, इन देशों के नाम है जहां पर ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं आपको वर्ड भी दे दूं, तो आज का जो वर्ड रहेगा वो रहने वाला है स्क्वेकिंग, ठीक है, स्क्वेकिंग। मैं रिपीट कर देता हूं स्पेलिंग, SQUEAKING, स्क्वेकिंग। और दूसरा वो जो वर्ड रहेगा वो रहेगा ऑफशोर, ऑफशोर, OFFSHORE, ऑफशोर। तो इन दोनों के मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखने बेटा। अच्छा देखिए, उसके बाद है द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर USA, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। ये दूसरे देश भी हैं जहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट निकलता है। हमारे देश में भी निकलता है मगर बहुत कम है। देखिए हमारे देश का भी नाम आ रहा है। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया आर डिगबोई इन असम। असम में डिगबोई नाम की जगह है, वहां पे थोड़ा बहुत निकलता है। उसके अलावा बॉम्बे हाई इन मुंबई, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा कृष्णा गोदावरी रिवर्स के जो डेल्टाज हैं वहां पे भी थोड़ा बहुत निकलता है। बहुत बड़े लेवल पर नहीं निकलता, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसीलिए हमें दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। जो हमारी डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से ना के बराबर निकलता है, ठीक है, और हमें दूसरे मुल्कों से मंगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर आप एक्चुअली बात को खत्म करेंगे। देखिए क्या कर रहे हैं, वर्ड ओरिजिन, द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स पेट्रा। जो पेट्रोलियम वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द से निकला है पेट्रा, जिसका मतलब होता है चट्टान, रॉक। और ओलियम, ओलियम का मतलब ऑयल, तो पेट्रोलियम का मतलब हो गया रॉक ऑयल, यानी कि चट्टान से निकलने वाला तेल, ठीक है। एनीवे स्टूडेंट्स, आज हम अपनी जो टॉपिक है उसको यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।